नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे जीएस पॉइंटर, यानी जीएस पॉइंटर में 50-25,000 क्वेश्चन इसमें टोटल दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने क्या देखा तो एंशिएंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली यानी प्राचीन भारत। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत, फिर कल हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया, ठीक? यानी आधुनिक भारत। समझ में आया कि नहीं? तो ये ऐसे ही हम करेंगे, आपको मैंने बता दिया था कि सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस कर दी थी कि क्या-क्या हम देखेंगे, कब-कब देखेंगे। तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, पहला मतलब टॉपिक जो दिया है कि अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, ठीक? लिखा है चंदावर का युद्ध हुआ, मुझे पता है कब होता है दोस्तों, तो 1194 में। हम लोग जानते भी हैं ये जयचंद और गौरी के मध्य होता है, ठीक? लिखा है जयचंद, राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पूछा है, कहाँ है? तो इटावा के आसपास है दोस्तों। इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। अगला है कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय जो शासक था वो कौन था? तो राज्यपाल। अगला दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम था, तो ये एक अरब अरब आक्रमणकारी था। कौन था? अरब। लेकिन दोस्तों अगर पूछे कि गौरी कौन था, देखिए दोनों में अंतर, ये तुर्की था, ये तुर्की था, ये अरब था। अगला दिया हुआ है दोस्तों कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी। कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? तो उतबी था। अगला है सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी या गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी का जो वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो भीम थे। कौन थे? भीम, याद रखेंगे। अगला दिया दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक नहीं था, वास्तविक अगर पूछे कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो वास्तविक संस्थापक थे जो है इल्तुतमिश, ठीक? अगला क्वेश्चन दिया है एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार में अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा गया, तो लेनपूल ने कहा। अगला है गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो अलप्तगीन था। कौन था? अलप्तगीन था दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए अगला दिया है कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। लिखा हुआ कि मध्य एशिया की वह शासक, मतलब मध्य एशिया के वह शासक जो 1192 में उत्तर भारत को जीता, तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ये गौरी है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे, अलग हैं। मोहम्मद गजनवी अलग हैं और मोहम्मद गौरी अलग हैं। तीनों को मिक्स मत कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वो इसी में लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि गौरी कौन है, गजनवी कौन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन है, इसी में कंफ्यूज होता है, फिर आंसर गलत होते हैं, ठीक? अगला लिखा है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की, तो तराइन द्वितीय हो जाएगा। तराइन का पहला, देखिए तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, गौरी हार जाता है। उसके बाद 1192 में होता है फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं, गौरी जो है जीत जाता है, ठीक? छल कपट है वही। अगला दिया हुआ शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय है या अर्णोराज तृतीय। अगला है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पृथ्वीराज के लिए हुआ। मोहम्मद गौरी का वह था जिसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की, तो बख्तियार खिलजी हो जाएगा। अगला किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये है अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल कौन है? तो सल्तनत काल जो होता है 1206 से लेकर स्टार्ट होता है 1526 तक चलता है, जब बाबर आक्रमण करता है भारत पर, हमला करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी पराजित होता है, उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, ठीक? अगला दिया है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, इब्राहिम लोदी था। अगला है गुलाम वंश दोनों, स्लेव डायनेस्टी। देखिए ये लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की, तो ये गैसुद्दीन मोहम्मद ने प्रदान की थी। अगला इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। सिक्कों पर टकसाल का नाम, मतलब सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश। देखिए इनके समय दो सिक्के जारी हुए थे, एक टंका और एक जीतल। क्या हुआ था? टंका व जीतल, ठीक? तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टंका जीतल किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने किया। एक चांदी का होता था और जो है एक तांबे का होता था। अगला है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। अगला है गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। अगला है भारत के वह मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था प्रारंभ की, तो इल्तुतमिश थे जो एकता व्यवस्था शुरू किए थे। तुर्क चहलगामी भी यही शुरू किए थे, इल्तुतमिश।
अगला बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दोस्तों अब देखिए इल्तुतमिश के बाद और भी शासक थे लेकिन बलबन आ गए। इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं, नहीं तो इस तरह तो क्वेश्चन बनते नहीं ज़्यादा कि मतलब नसरुद्दीन जो महमूद है, ठीक, लुकनुद्दीन फिरोज है बलबन से पहले, तो क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत रेयर केस है जब बने, तो इसीलिए जो है आगे तुरंत दे दिए है ना। अगला दिया बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। कहाँ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अगला है दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी परंपरा का प्रचलन प्रारंभ किया, तो वो हो जाएगा बलबन। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया है रक्त और लौह की नींद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसकी है? तो बलबन की है दोस्तों। अगला दिया बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो तुगरिल खा था। कौन था? तुगरिल खा था, ये भी आया एग्जाम में। अगला है सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, वो कौन है? बलबन था दोस्तों। सजदा सजदा पोबोस, ये सारी चीजें किसने चलाई? बलबन ने। सिजदा और पैबोस है दोस्तों, वो चलाए थे बलबन ने। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल काटवाने में समर्पित किया, वो है बलबन। अब देखिए खिलजी वंश के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली था। लिखा है कि सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन जो खिलजी थे उन्हीं का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन ये बहुत महत्वाकांक्षी था दोस्तों। महत्वाकांक्षी होने के चलते इन्हें जलालुद्दीन खिलजी को ही मार डाला, समझे कि नहीं? मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो है नहीं कहते उससे भी आगे ये निकल चुका था दक्षिण के, इसीलिए देखिए महत्वाकांक्षी था, तभी तो दक्षिण भारत कितने राज्यों को उसने जीता। किसने? कौन था उस समय? मलिक काफूर के तहत ना, मैंने मतलब मलिक काफूर को अपना दास, इसका दास कौन था? मलिक काफूर था, गुलाम समझ लीजिए। तो वही जो है सारे अभियान किया तो जीता। अभी हम याद कराएंगे कि इनके समय में कहाँ कहाँ वो हुआ। देखिए अगला है अलाउद्दीन खिलजी की विजय की कालक्रम अनुसार। देखिए मैंने कल बताया था कि गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, वारंगल। अभी कल ही एक क्वेश्चन आया था, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। मतलब जो है कल क्वेश्चन आपको कराया गया था, प्रैक्टिस सेट में कराया था, कहाँ कराया था याद नहीं मुझे, लेकिन कराया था। देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए गुजरात पहले जो अलाउद्दीन गया तो पहले गुजरात पहुंचा। कहाँ पहुंचा? गुजरात। अब जब गुजरात पहुंचा तो उसने वहां क्या किया? जड़ किया। क्या किया? जड़ किया। अब जब भैया जाएगा तो जड़ करेगा, जड़ करने के बाद वहां सामने वाले को चित्त किया यानी हराया, चित्त किया। और चित्त करने के बाद उसे माल मिलेगा। क्या मिलेगा? माल, मालवा हो जाएगा। और फिर वारंगल, यानी अब देखिए चित्त किया, वारंगल। अब ये वारंगल नीचे वाला है तो इस तरह याद रखेंगे। अगर ये तीन हमें लाइन से पता तो क्या हमारा ये नहीं सही होगा? हो जाएगा ना। अब देखिए गुजरात से गुजरात, मतलब जड़ किया यानी युद्ध किया तो रणथंभौर, जड़ से चित्त से चित्तौड़गढ़, माल से मालवा। तो ये क्रम है इनका, याद रखेंगे दोस्तों। सारे क्रम हैं 1299 से जो है 1302-3 के आसपास के हैं, तो देख लीजिएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला, अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला घड़ी व ग्रह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इसे स्थायी सेना रखनी थी दोस्तों, तो उसके लिए भैया वेतन देना पड़ेगा, नकदी वेतन की शुरुआत की, तो सीधी सी बात बहुत सारे कर भी लगाएगा, बहुत सारा बाजार नियम जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लाएगा ना। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई चीज आती है, कोई व्यवस्था जैसे वो कोई लाए शासक, जैसे जैसे हम बात करें जो दिल्ली सल्तनत, आगे जाओगे धीरे धीरे देखोगे कमजोर होता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि जो नीतियां बनाई गई या मतलब उलेमा जो वर्ग है तो वो सब मतलब अपने फायदे के लिए काम करना शुरू कर दिए, समझ में कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं कि कमियां नजर आएंगी धीरे धीरे, तो जब कमियां नजर आएंगी तो कोई दूसरा शासक बैठेगा तो उन कमियों को सुधार करने की कोशिश करेगा, तो ये सारी चीजें लगातार लगी रहेंगी, समझ में कि नहीं? लिखा है 1306 ईस्वी में, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी, तो सिंधु की। अगला दिया है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर है दोस्तों। अगला दिया है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम कौन था? गाजी मलिक था। अगला है दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी, तो तुर्क से बनी थी, मैंने बताया ना तुर्क थे वो सब। अगला तुगलक वंश। अगर हम तुगलक वंश की बात करें दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, नसरुद्दीन खुसरो सा। अगर वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रम वही अभी देखिए गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, वारंगल ना।
अगला दिया हुआ राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो तुगलक है दोस्तों। अगला दिया है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बताई एनसीईआरटी सार संग्रह में। इनकी जितनी योजनाएं थी सारी बताई कि फ्लॉप हो गई थी और उसके रीजन क्या था, सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस किए थे हम लोग। अब देखिए दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। होली में भाग लेने वाला ये था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों ख्वाजा दास व शहदास माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे योग्य सबसे पढ़ा लिखा यही था दिल्ली सुल्तान, मतलब दिल्ली का सुल्तान। लेकिन जो दोस्तों इसकी नीतियां जो है नहीं काम की। अगला है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। देखिए दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात, दारुल सफा इन सब की स्थापना की तो फिरोज शाह तुगलक था। सर्व एक सिंचाई कर होता था, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है सर्वाधिक नहरें भी इन्हीं के शासनकाल में शुरू होती हैं, सर्वाधिक बाग इन्हीं के समय लगे थे, सबसे शहर भी इन्हीं के समय बसाए गए। अगला दिल्ली व सुल्तान, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो, फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अगला दिया जौनपुर की स्थापना की तो किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की दोस्तों। अगला है दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अगला है टोपरा या मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। अगला है बेरोजगारों के सहितार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। अगला दिया है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा नसीरुद्दीन महमूद के काल में। अगला है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक वंश। ठीक, आगे बढ़े। देखिए सैयद लोधी के बारे में देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ है जैसे गुल दुखी तो उपनाम से रचनाएं कौन करता? सिकंदर लोधी। और इन्होंने जो है आगरा शहर की स्थापना करी, मैंने आपको बताया था। चाहे आपको अगर कहीं 1504 मिले तो वो भी लगा दीजिए, 5 मिले तो वो भी लगा दीजिए, ठीक, जो मिलेगा लगा देना। वह मध्यकालीन शासक जिसमें उद्घोषित किया था राजत्व की बंधुता तथा बंधत्व ही राजत्व है, ये बहलोल लोधी थे। अगला दिया है किसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी के शासनकाल में। अब देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला दोस्तों। यहाँ लिखा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है तो कुतुब मीनार हो जाएगा। लिखा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया तो ये कब कराया? तो 1194 ईस्वी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक, लाल महल बलबन ने बनवाया। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया। ये याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में दोस्तों, मिलान करने के रूप में पूछ लेगा, याद रखना है। अगला है मीरात सिकंदरी, ये गुजरात विजय के समय बनवाया गया। विषय क्या है? पुस्तक ये है, इसमें गुजरात विषय के बारे में बताया गया है। अगला बुरहान मासिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। उसके बाद रियाज उस सलातिन, ये बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा, महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है दोस्तों। दोस्तों एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो ये सारी चीजें हमने देखी ली इसमें कि मीरात सिकंदरी ये गुजरात विजय है और इसमें जो है विषय है, मतलब इसके बारे में दिया हुआ है। बुरहान मासिर में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास दिया हुआ है। रियाजुल सलातिन में बंगाल का इतिहास दिया हुआ है। रियाजुल इंसा में मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह है। ठीक, तो इतनी चीजें अगर हमें पता है तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ही भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था तो जो सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा हुआ था। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कई बार पूछा, भी कल भी हम लोग देखे थे। राणा कुंभा हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है तो ग्वालियर में है। जंतर मंतर के नाम से जनख्यात प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण किसने कराया? तो जयसिंह द्वारा कराया गया। अब देखते हैं सल्तनत कालीन इतिहास एवं साहित्यकार, सॉरी साहित्य एवं साहित्यकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लिखा साहित्यिक जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तु कृति से मिलते हैं तो हरकेली जो है नाटक है। दोस्तों संस्कृत का विद्यालय था, उसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, इसलिए ये नाटक मिलता है उसमें दीवालों पर लिखा हुआ। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा है अरबी भाषा में। अगला है फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है जिसका संकलन किया था तो अमीर हसन सिजजी ने। किसने? अमीर हसन सिजजी। अगला दिया हुआ है कि देखिए यहाँ ग्रंथ दिया है, यहाँ रचनाकार दिए हुए हैं। रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विरोध, राग विरोध सोमनाथ हो जाएंगे।
चतुर्दंडी प्रकाश का जो है वेंकट रमन या वेंकट मखिन हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा मानफू या कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख अलबरूनी ने किया है। फक्र ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अदब उल हर्ब। अदब उल हर्ब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता करता है। अगला महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने किया? नन्नय। कौन? नन्नय। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज है। ताज उल मासिर के हसन निजामी है। तारीख उल हिंद के अल बरूनी है। तुगलकनामा के अमीर खुसरो है। चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अलग अलग पूछा जा सकता है या एक साथ पूछा जाएगा। अगला है मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चंदायन। क्या है? चंदायन। दामो दोमोदर, ये दामोदर कवि जो है ये पद्मावती है इनकी कथा। सोमनाथ राग विरोध, अभी हम लोग ऊपर देखे अमीर खुसरो असिका, अमीर खुसरो की है, ठीक। आगे बढ़े। अगला है तबकात नासिरी, मिन्हास उस सिराज की है। मिन्हास उस सिराज जज जानी की है। अगर हम बात करें तारीख फिरोज शाही, ये शम्स, ये सिराज अफीफ, गजब नाम है। अमीर खुसरो ने लिखा तुगलकनामा, गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूंनामा। अब देखिए विजयनगर, बहमनी व अन्य प्रांतीय राजवंश, यहाँ लिखा संगम, संगम सुलु तुलु और अरावीड़ो, इस तरह हम याद कर सकते हैं, संगम सुलु तुलु अरावीड़ो। देखिए अब इनके अगर हम बात करें संगम वंश के संस्थापक कौन? हरिहर प्रथम हो जाएंगे 36 से चौरा मतलब 1336 से और जो है 1485। अगला है सलू, तो सलू हो जाएंगे 1485 से 1505, ये नरसिंह सालू हो जाएंगे। अगर तुलु की बात करें तो ये 1505 से 1570 वीर नरसिंह हो जाएंगे। उसके बाद आरावीड़ू की बात करें तो या आरवीड़ू या आरावीड़ू दोस्तों, ये बात करें तो 1570 से 1649, ये तिरुमाल हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, ये कौन थे? तो जैनुल अबिदीन थे। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ तो कब हुआ? तो 1365 में हुआ। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कब आया था? तो देवराज सेकंड के राज्य काल में। अगला है विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या? कोट्टम। बस ये इस तरह के वर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा दोस्तों। अगला दिया है कि प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत में सिराज कहा गया तो जौनपुर है दोस्तों। हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन थे? अमीर खुसरो थे। अगला है कि किस विजयनगर के शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर प्रदान करने की अनुमति जो है प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय। कौन? वेंकट द्वितीय, याद रखेंगे। अगला दिया है अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी थी। अगला अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। अगला है कि भारत में सिराज हिंद नाम से जाना जाता है तो जौनपुर है। जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की, जौना खां के नाम पे यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। अगला है याद में सॉरी अगला दिया हुआ कि इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल ने ये फॉरगोटेन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है जिसमें साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य, ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए सूफी संत भक्त और सूफी आंदोलन देखते हैं। देखिए चिश्ती संप्रदाय, ये किससे संबंधित? शेख हमीउद्दीन नागौरी से है। सोहरावर्दी संप्रदाय, ये है शेख बहाउद्दीन जकारिया से। नक्शबंदी संप्रदाय, ये है अहमद सरहिंदी से। काहिरी संप्रदाय, ये शेख दाऊद किरमानी से। ये प्रमुख कुछ जो है संप्रदाय है। अगला दिया है कि वह योग जो नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया तो हठ योग है। कौन सा है? हठ योग है। अगला सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला है वह कब अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे तो शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे तो ख्वाजा उस्मान हारून के थे। लिखा है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, ये बाबा फरीद के थे। किसके? बाबा फरीद के। अगला सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है तो शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, ये है फिरुद्दीन गंज ए सकर। फिरुद्दीन गंज ए सकर। तो ये ऑप्शन नंबर मतलब इसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। शेख उल हिंद की पदवी है दोस्तों, यह शेख सलीम चिश्ती। अगला दिया है सूफीवाद के सिलसिलों के संगीत के विरुद्ध थे तो नक्शबंदी संप्रदाय।
सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है तो शाह मोहम्मद गौस। अगला कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। लिखा किस भक्त संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल है तलवंडी ननकाना साहब। अगला दिया हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में जो है बना है, तो गुरु गोविंद सिंह की। अगला है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति न पूछे, ये रामानंद ने कहा। बहुत अच्छी जो है स्टेटमेंट है, पूछी गई है कई बार। अगला है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया है, तो वल्लभाचार्य। अगला है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से है। अगला है वारकरी संप्रदाय का संत है, तो नामदेव हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो अलवार संतों के द्वारा। अगला है कि भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला है इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे, तो ये नामदेव थे। अगला है मलूक दास एक संत कवि थे, ये कड़ा के थे। कहाँ के थे? कड़ा के। अगला दिया निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, यह कौन थे? तो सूफी संत थे दोस्तों। अगला सल्तनत काल में विविध देखते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। अगला दिया है कि जिसे राणा हमीर, ये क्या हो जाएंगे? राज मेवाड़ से। राणा चुंडा ये मारवाड़ से। मलिक राजा फारूकी खानदेश से। सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर से। दोस्तों देखिए ये कभी कभी मिलान करने को पूछ लेता कि कौन किस क्षेत्र से है, इसलिए थोड़ा याद करना पड़ता, ठहराव आना चाहिए यहाँ पे याद करते टाइम, नहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि तुरंत मेवाड़ मारवाड़ इसी में कंफ्यूज हो गए, गलत कर दिए। यहाँ लिखा वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है वो बसरा है। कौन सा है? बसरा है। ठीक, आगे बढ़े। अगला है कि खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था दोस्तों। कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अगला भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने, इसीलिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक यही खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अगला है बैगम सॉरी पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ 570 ईस्वी। अगला सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क थे। अगला सल्तनत काल में भूमि को मापने के लिए शब्द प्रयोग होता था मसाहत, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया है कि निम्नलिखित सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहते थे आरिज ममालिक, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना देखते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया किसने? दौलत खान ने। ठीक, देखिए इब्राहिम लोदी जो है किसी की बात नहीं मानता था दोस्तों, किसी की, चाहे वो उलेमा हो या कोई भी हो। तो भाई जब बात कोई नहीं मानता है लगातार, तो जो उनके उच्च थोड़े पद पे लोग बैठे होते हैं वो हटाना चाहेंगे, तो हटाने के लिए उन्होंने जो है आमंत्रित किया था किसे? बाबर को। किसने? दौलत खान ने। ठीक, अगला देखिए युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ तो पानीपत का प्रथम युद्ध था दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की तो काबुल में की। कहाँ? काबुल। अगला मेवाड़ के राजा को जो है 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया, राणा सांगा थे। अगला है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया तो शिवानी खान ने किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की तो काबुल में। हुमायूं एवं शेरशाह के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की वो शेरशाह थे। अगला है कि एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता शेरशाह सूरी है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण शेरशाह ने कराया। अगला दिया है कि शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगता था रई। अगला शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान संबंधित मारवाड़ से। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की प्रारंभ की शेरशाह। अगला शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कालिंजर। अगला है कि मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? शेरशाह सूरी। अगला मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन से आप सहमत हैं? ये किससे है? तो ये शेरशाह सूरी से है दोस्तों। अगला दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया तो शेरशाह सूरी के समय। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया गया था तो शेरशाह सूरी के समय। अगला वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है तो KR कानूनगो ने माना है। आगे बढ़े। देखिए सही कालक्रम चंदेरी चौसा। देखिए चंदेरी का होता 28 में। अभी देखिए बाबर आया तो पहले पानी पिएगा, पानी 26 में पिया। 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध। पानी पिया खाना खाया चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध 28 में हो गया। घाघरा का युद्ध 29 में हो जाएगा, बस आगे चल के मर गया यानी मर गया फिर 30 में। अब देखिए चौसा का युद्ध होता है 39 में होता है। कन्नौज का युद्ध 40 में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ताली कोटी का जो है 1365।
ये सारे क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे गए हैं, एक साथ मिला के पूछे गए। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आपको याद करना है। देखिए अगर एग्जाम निकालना है तो किसी भी तरीके से कैसे भी करके आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं तो छोटी छोटी ट्रिक आपको छोटी छोटी लॉजिक बताया करता हूँ। इसका रीजन है क्योंकि एग्जाम में हम सही कर सके, हमारा वहाँ माइंड काम करे, जो हम ट्रिक पढ़ के जाए वो हम वहाँ फंस जाए, समझा कि नहीं। और हम जब तुक्का भी मारे तो एकदम सही नजर आए। तो इन सब छोटी इन्हीं सब बातों की वजह से मैं छोटी छोटी ट्रिक अपनी बना लेता हूँ, तो वही चीज़ मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए अकबर के बारे में देखते हैं। लिखा मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ है बह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया तो राजतरंगड़ी है। कौन? राजतरंग। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, मनसबदारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन दिया भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई तो किसके समय में? अकबर के समय में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर था। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो ये तानसेन और हरिदास थे। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। दीन इलाही धर्म करने वाला इतिहासकार कौन था? अब्दुल कादिर बदाऊनी। अगला राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान पूर्णपेड़ दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां जो है तुर्बाती। अगला दिया है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरि विजय सूरी थे। अधम खां किसके द्वारा मारा गया? बादशाह अकबर के द्वारा। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है तो ये हो जाएगा बादशाह अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर था दोस्तों। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं रहा वो गोलकुंडा। अगला राजपूताना राज्य जिसके शासक ने मतलब जिस राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की प्रभुता एवं स्वयं को स्वीकार नहीं किया वो मेवाड़ के थे। अगला है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए हुए थे कचवाहा वंश से संबंधित थे। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार है तो जब्त। अगला दिया है चांदी बीवी या चांद बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। अगला है मुगलों में से अनपढ़ था तो अकबर था। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा है वो भी अकबर ही था दोस्तों। अब देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। ठीक। अगला ये दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित हुआ वो अहमदनगर है। देखिए जहांगीर और शाहजहां के बारे में देखते हैं। शाहजहां के शासन काल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जुझार सिंह बुंदेला ने। अगला है युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी 1617 में। जहांगीर ने किससे जिसे नादिर उल जमा की पदवी दी थी वो अबुल हसन थे। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवा दिया था वह कौन था? जहांगीर थे दोस्तों। अगला जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो खुर्रम, महाबत खां व खुसरो। अगला है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत बनकर आया था। ये कौन थे? तो विलियम हाकिंस के दूत थे। समझा कि नहीं? मतलब विलियम हाकिंस जो दूत थे वो किसके थे? तो ये जेम्स प्रथम के थे। अगला दिया है ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया और किसके? जहांगीर। मैंने बताया था जहांगीर यानी जहां गिरेगा हॉकिंस का कुकर तो वहां लोग रो देंगे यानी टॉमस रो। ठीक। मतलब हॉकिंस यानी हॉकिंस का कुकर गिरेगा तो लोग रो देंगे। कहाँ? क्यों? क्योंकि जहां गिरेगा वहां चोट करेगा। तो इस तरह मैंने याद कराया था, आपको याद होगा तभी तो। जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया वो अजमेर दोस्तों। देखिए मुझे और नहीं पता कि कौन सब्जेक्ट में आपकी मजबूत करा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन जीएस में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूँ इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने जाना है, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि एग्जाम में अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना है तो आपको फैक्ट आना चाहिए। आप कितनी भी थ्योरी जानते हो, कितना भी कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, मुझे पता है आईएएस की तैयारी जो भी करेगा उसे कॉन्सेप्ट हर हाल में पता ही होगा। थ्योरी नहीं वहाँ ज़्यादा मतलब वो जो फैक्ट ज़्यादा नहीं बताते हैं, फैक्ट नहीं बताते, कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है लेकिन फैक्ट नहीं पता तो आप वनडे में कोई परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है, आपको भी पता है। वनडे में परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की नहीं, हम सबसे ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत होती है। मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता रहता हूँ बीच बीच में और फैक्ट तो बताता ही हूँ, और फैक्ट में आपको ट्रिक और लॉजिक बता देता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। एग्जाम में औरों से बेटर महसूस करेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊँ, 100 में 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड हों
जो आप भूल जाएँ और मैं आपको उससे लॉजिक दे दूँ 75 ना बताऊँ। दोस्तों 100 में 50 तो आपको आते ही हैं, बचे 50, 50 में आपको 25 लॉजिक से या ट्रिक से आ गए, बचे हो गए 75। तो 100 में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो 100 में 75 नहीं करेंगे, 50 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन लॉजिक से कर लेंगे ना आप, कि ये ऑप्शन नहीं होगा, वो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही होता है एग्ज़ाम की तैयारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने के लिए मतलब अवसर मिलने का अवसर दिया था तो अजमेर में दिया था। वो लिखा है वह काल जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया वो चित्रकला है। अगला मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी तो विलियम हॉकिंस हो जाएंगे। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया वो जहांगीर हो जाएंगे। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस शासक के शासनकाल में हुई? जहांगीर। अगला दिया है वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की, धन और आशीर्वाद से भी की थी, तो ये है गुरु अर्जुन देव। ठीक। अगला है नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर नहीं था, कम्युनिटी पोस्ट जाके देख लीजिए तुरंत। सारे क्वेश्चन ये बहुत सब बार कराए गए हैं क्वेश्चन। लिखा एक डच पर्यटक, और यूपी पुलिस में भी यही क्वेश्चन था सेम टू सेम, जो मतलब संभावित में मैंने डाला था। देखिए यूपी पुलिस की प्ले लिस्ट बनी, उसमें 24 सेट मैंने कराए, जो लोग नहीं किए हैं कर लीजिए, बहुत बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा, यकीन मानिए दोस्तों। और 24 में केवल 3 प्रीवियस ईयर हैं, बाकी जो 21 है वो नए हैं, लेटेस्ट हैं, मतलब एग्जाम पैटर्न पे बनाए गए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कर लीजिएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आपकी मर्जी, अब मैं क्या ही कहूँ दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट के मैंने 30 प्रैक्टिस सेट करा दिए, अलग अलग करा दिए, यूपी स्पेशल की 2 बुकें करा दी, अलग अलग करा दी, पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ा दिया है, बस आप लोग देख लें तो ज़्यादा बेटर है ना। लिखा एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है, फ्रांसिसो पेल्सर्ट है। अगला है वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, फ्रांसिस्को पल्सर्ट है। अगला है मुगल सेना में चिकित्सक जो है नियुक्त किया गया था, वर्नियर थे। कौन? वर्नियर। अगला दिया है कि बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो भेंट हुआ तो मीर जुमला ने किया। बादशाह ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है पदवी दी थी तो ये कौन? दारा शिकोह है। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कविंद्राचार्य हो जाएंगे। अगला वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, वो शाहजहां हो जाएंगे। औरंगजेब के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए बनारस के पास सूजा की पराजय हुई 1600 जो है 58 में। उसके बाद धर्मत की विजय होती है 1658 में, अप्रैल में होती है। फिर सामूगल की लड़ाई होती है मई 1658 में। देवराई की होती है 1659 में। तो ये सब याद रखें। देखिए ये अप्रैल मई सॉरी फरवरी मई अप्रैल मई अप्रैल, तो इस तरह थोड़ा याद करना पड़ेगा हमें, इस मतलब एक लेकर चलना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे का क्रम, तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे। जिंदा पीर के नाम से कौन जानते हैं? औरंगजेब हो जाएंगे। दारा सिकों को दफनाया गया दिल्ली में दोस्तों। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनाओं में रखे थे औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब। अगला है अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को अंग्रेज औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वर दास नागर। अगला है मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाता था, बीड़ा बजाता था। बीड़ा कौन बजाते थे और थे इतिहास में? समुद्रगुप्त दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंगना मतलब सिंहासन रोहड़ हुआ वो औरंगजेब है, यानी 2 बार वो सिंहासन पर बैठा, यानी कहने का मतलब यह है कि उसका राज्याभिषेक कितनी बार? 2 बार हुआ। बस सिंपल भाषा में देखिए, एग्जामिनर थोड़ा हार्ड कर देता है तो समझ नहीं पाते आप लोग लैंग्वेज। अगला औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वो बीजापुर गोलकुंडा थे। अगला दिया है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया गया? औरंगजेब। अगला औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि धारण की जहां आरा थी? जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया, औरंगजेब हो जाएंगे। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया, अकबर हो जाएगा। अब देखिए अगला उत्तरवर्ती मुगल यानी लेटर मुगल। अब बात के प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना वो शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। मैंने आपको बताया था बहादुर शाह फर्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, वहां से हमारी इतिहास शुरुआत होने लगती है मॉडर्न इंडिया की। ठीक, मानते वहीं से हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि 1707 में जब इनकी मृत्यु होती है तो बहादुर शाह फर्स्ट जो है शासक बनता है। बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुखसिंह, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो ये जो शाह आलम द्वितीय है ना, ये यहाँ का क्रम जो होता है यही हो जाता है, समझ नहीं? तो ये क्रम होता है, एक लगाना पड़ता है। आपकी बार आर में क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछा क्रम के बारे में ही, तो सोच लीजिए हमें किस हिसाब से पढ़ना है, क्या करना है। देखा सकरखेड़ा का युद्ध जो है 1700
24 हो जाएगा। बेदरा की लड़ाई दोस्तों हुई 1759 में हुई, डचों और अंग्रेजों के बीच। पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ 1781 में हुआ। मुदकी का युद्ध हुआ 1845 में। अगला दिया सम्राट बहादुर शाह ने पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई तो 1839। अगला दिया है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई तो मोहम्मद शाह के समय। अगला वह बादशाह जिसके शासन काल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व आया वो अहमद शाह था। ये 1748 से 58 था दोस्तों, 54 था सॉरी, 6 साल तक था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद सत्ता संभाली तो बहादुर शाह फर्स्ट। देखिए अभी जो क्रम मैंने ऐसे कहानी के रूप में आपको बताया, लेकिन क्वेश्चन बनते रहते हैं, देख लीजिए अपने आंखों से दोस्तों। अभी आगे देखेंगे भी आप लोग। देखा मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला। देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, नहीं आप कहें कहाँ दिखते नहीं मुझे, मैं इधर मतलब पूरे थोड़ा जूम कर दिया इसीलिए नहीं दिख रहा है। लिखा सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया था तो इल्तुतमिश ने कराया था सुल्तान। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज के उपास सम्मानित किया जगन्नाथ को। अगला हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर द्वारा। अगला दिया है कि जहांगीरी चित्रकार थे तो अबुल हसन व आका दीजा थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर था, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया था हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर थे। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करता है? चित्रकला। शेरशाह का मकबरा सासाराम। शेर को देखेंगे तो साए सास साए साए होगी। अगला है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में दोस्तों। किसने अपने बादशाह पद के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो हाजी बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा है बेगम कहलाता है, किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया? माहम अनगा के द्वारा। अगला है कि वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा हो जाएगा। अगला अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, ये मीर बाकी ने किया था। अगला है वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर हो जाएंगे। अगला सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जनता मंदिर स्थापित की गई जयपुर में। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला है चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी, अबुल हसन हो जाएंगे। फतेहपुर सीकरी में बहादुर शाह अकबर ने निर्मित कराया तो पंचमहल, कौन? पंचमहल कराया। ठीक। अगला है मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार जिसे विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है वो विलियम फिंच हो जाएंगे। अगला है गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार है अकबर। अगला है तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन है। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित है तो जयपुर निसार है। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और दिल्ली के महान विद्वान कबीर आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया वो शाहजहां हो जाएंगे। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया, इसका संकलन कौन है? रज्मनामा हो जाएगा। आगे हम बढ़े। अब देखिए दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाएगा, जिसे लिखा है, यहाँ पुस्तक है, यहाँ लेखक है। लिखा है दलाइल ए फिरोज शाही, ये किसने लिखा है? अज्जाउद्दीन खालिद खां। ठीक। और उसके अलावा मुनसत ए महरू, ये कौन है? आइन उल मुल्क मुल्तानी। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये याद कर लीजिए। खालिद खान मुल्तानी, अहमद सरहिंदी, उसके बाद अफीक या शम्स सिराज, ये फिर ये तो याद हो जाएगा। शम्स सिराज फिरोज शाही लिखे हैं, तारीख मुबारक शाही सरहिंदी लिखे हैं। बस थोड़ा थोड़ा किनारे वाला याद कर लीजिए, जरूरी नहीं पूरा रटना है। देखिए जैसे कवित्री गंगूबाई, तो ये गंगाबाई हैं, इन्होंने इनकी पुस्तक है देवी तिरिया निषेध। अगला है दयाबाई, ये कौन है? विनय मालिका हो जाएंगी। अगला है सहजोबाई, ये है सहज प्रकाश। सोन कुमा है स्वर्ण बेली की कविता, तो ये हो जाएगा। अगला दिया है कि अनवार सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है दोस्तों। अगला है कि शाहजहां के शासनकाल में राज कवि थे तो कलीम थे। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद हुआ तो ताजुल माली थे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था तो ये दारा शिकोह थे। मुगलों की सरकारी भाषा फारसी हो जाएगी। अगला दिया हसम निजामी नुक्श, ये दिलखुशा, हसम निजामी हो जाएंगी। खंदा मीर, ये हुमायूं नामा। उसके बाद मोहम्मद काजिम, ये आलमगीर नामा। भीमसेन ताजुल मासिर हो जाएंगे। अगला शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य देखते हैं दोस्तों। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया मराठों ने। अगला देखिए अब इनका क्रम दिया है, जिसे क्रम ये न याद हो दोस्तों कोई बात नहीं, पहला याद के लिए बालाजी विश्वनाथ,
1713 से जो है 1720 तक थे। उसके बाद देखिए इस तरह बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम, उसके बाद नारायण राव, काम खत्म। इस तरह याद कर लीजिए। अगला दिया मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति उभरे तो मराठा उभरे, लेकिन पानीपत का युद्ध जो हुआ था उसने ये जाहिर कर दिया कि दिल्ली की सत्ता मराठी नहीं बैठेंगे दिल्ली की सत्ता पर। अगला है छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का क्रम कौन सा है। यह चाकन के किले पर विजय प्राप्त किया, मुगलों में मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत का जो है आक्रमण या लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी तो रुपया नहीं थी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोधी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ के नाम से। चौथ और सरदेश मुखी होता था दोकर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वो कौन थी, तो ताराबाई। आगे हम बात करें शिवाजी वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदारी से उपाधि दी थी वो ताराबाई थी। लिखा है कि किसके समय में मराठा राजा नाचीज को हो गया, मतलब राजा नाचीज हो गया, मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक वो बालाजी बाजीराव के समय। अगला दिया शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया, तो सलहार युद्ध में। शिवाजी के समय में सैन्योबद्ध का पद होता था सैन्य प्रशासन। सैन्योबद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए व्यक्तित्व और कालक्रम, जैसे पद्मनी, ठीक, तो ये कौन 1303 हो जाएगा। चित्तौड़ को जीता था 1303 में। दुर्गावती ये कब हुए, तो 1524 से 1564। ताराबाई 1675 से 1761। देखिए मैंने कहा जीता था ये, और ये कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, अभी मैंने ऊपर बताया भी आपको। देखिए अगला दिया अहिल्याबाई, तो ये 25 से जो है 95, 1725 से 95। जब भी आपको अगर पता हो, कोई रिस्क लेना चाहे, एक दो अगर पता तब ले लीजिए, अगर कोई नहीं पता इसमें से तो रिस्क नहीं लेना कभी भी। याद रखिए दोस्तों, मेरिट नहीं इफेक्ट करेगी क्वेश्चन, ये सोच के चलिए। अगला वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि का हस्ताक्षर किए, तो इंदौर के होलकर के पराजय के बाद। देखिए अगला है मुगल काल विविध, कौन है। मुगल काल में देह का तात्पर्य है गांव से। अगला है कि सर्वप्रथम हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में मिलता है, ससानियन। अगला दिया फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एशियन कहा, बार्नियन ने कहा। कई बार कराए भी आपको प्रैक्टिस में। देखिए बादशाह अकबर है और दीवान है। अकबर के समय थे मुजफ्फर खान, जहांगीर के समय गियास बेग इतमाउद्दौला, शाहजहां के समय सादुल्ला खान, औरंगजेब के समय आसद खान। अगला दिया मूल रूप से एक सैनिक राज्य मुगल साम्राज्य। विदेशी यात्री और उनके आने का सही क्रम, जैसे रॉल्फ फिंच 1583 में आया, हॉकिंस आया है 1608 में, और उसके बाद डाउनटन आया है 1613 में, फिर टॉमस रो आए हैं 14 में। एक क्रम ये है, ऐसे ही क्रम याद कर लीजिए बढ़िया लिख के ना, कि पहले रॉल्फ फिंच आए। देखिए जो रॉल्फ फिंच थे वो हाँफने लगे, डाउटन वो डाउट में आ गए, वो रो दिए, ठीक। तो इस तरह मतलब कोई कहानी बना लीजिए आप अपने हिसाब से। अगला है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह था, हम लोग देखे भी थे। अगला है कि मुगल प्रशासनिक शब्द में माल प्रतिनिधित्व करता है, ये भू राजस्व को कहता है। अगला बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। अगला है बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। अगला मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो फारसी थी दोस्तों। अगला है कि दुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात था तो नजीब खां था। अगला है कि गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होक्त कुलजुम है, ये क्या है, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। अगला सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में दोस्तों। अगला दिया है कि दक्षिण भारत में पोलीगार थे, ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, हेलविड है। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया तो गुरु रामदास ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है दस्तार बंदान कहलाते हैं तो उलेमा कहलाते हैं दोस्तों। अगला मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता है दाम। अगला है मुगलों ने नवरोज का त्यौहार तो मतलब लिया तो पारसियों द्वारा। जवाबित थे तो राज्य कानून। अगला है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था, एक जहाज था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकलिश खां था। ठीक। अगला है कि भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया तो कोचीन है दोस्तों। अगला खिदमती क्या है, तो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देखकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मुख्यतः थे तो चगतई तुर्क थे। अगला समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। मुगल काल में करोड़ी थे,
तो भू राजस्व अधिकारी हो जाएंगे। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का परिवीक्षण। ठीक, आगे बढ़े। अगला बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो देखिए 1539 में हुआ, सन्नाल का 72 में हुआ, धर्मत का 1658, हम देखे भी थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जजऊ का हुआ 1707 में। ठीक, आगे बढ़े। अगला अटाला मस्जिद जौनपुर में कब बना? तो 1408 में बना। शेषा सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 में। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में कब बना? तो 1678 में। अगला दिया है कि दाम, ताम्र की मुद्रा है दाम। देसाई है राजस्व अधिकारी हो जाएंगे। दीवान है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब है कि जो है भूमि की लंबाई मापन। अब दोस्तों देखिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कभी भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से देसाई क्या है, तो बताना पड़ेगा ना। देसाई, दाम, दीवान। दाम तो मान लो बता दोगे कि पैसे से संबंधित ताम की मुद्रा हो जाएगी। अगला दिया चंदावर का युद्ध होता है कब? तो 1194 में। सबसे ऊपर हम लोग देखें कौन हारा, तो जयचंद हारे थे। अगला दिया हुआ कि तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। अगला दिया है कि 1556 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है। 1817-19 में तृतीय मराठा युद्ध। अभी हम देखेंगे आगे, कल भी मैंने ये चीज बताई थी। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। शुरुआत हो गई क्या मॉडर्न हिस्ट्री की? तो दोस्तों देखिए यहीं पे हम अपना ये रोकेंगे, तभी मॉडर्न हिस्ट्री आगे हम फिर बढ़ेंगे कल। आज तो इतना ही। देखिए इसमें मध्यकालीन भारत हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। दोस्तों देखिए याद करिए और बार बार पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सारे इसमें समाहित हैं। और आपको लगा भी होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे कम आते हैं, तो बनेंगे, चांस है बनेंगे, चाहे जूनियर असिस्टेंट में बने या कोई भी एग्जाम हो आपका, सब में बनेंगे। तो जरूर देखिए, जीएस पॉइंटर इसीलिए बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट करती है, ये समझ के चलिए आप लोग। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।